कि ये नीट का पेपर जो है ये लीक कैसे होता है। पेरेंट्स से ज़्यादा ना रिलेटिव्स वगैरह ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बच्चों को। लॉन्ग डिबेट है। टीचर्स की जगह एआई ले सकते हैं वो एकदम ही ऐसे चिढ़ने लगे कि जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड मोर। और हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं सर, पर उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती भेज रहे, उसने आपको कन्विंस किया हो। सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, उसके बाद गारंटी नहीं है कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे। दोनों में कंपैरिजन क्या है? अगर मेरे पास डिग्री है पर मेरे पास स्किल्स नहीं है। चीज़ें बच्चे इग्नोर कर रहे हैं आज के दिन में। देश चलाता है, उसको किसी की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसके पास क्राइम की डिग्री हो तो भी चलता है। कि सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता है। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है या हमारे टीचर्स की गलती है? Hello guys, welcome to the podcast. सर हमारा podcast है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाकारी टॉक्स। आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर सौरभ शर्मा, इंपीरियल एकेडमी के सीईओ फाउंडर। इनके हाथ के नीचे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बच्चे जिन्होंने बड़े लेवल पे अपने स्तर पे नाम कमाया है, जो नीट और जेई की पढ़ाई कराते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. Really feel glad to be here on this show and part of this podcast today. एआई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो फ्यूचर में टीचर्स की जगह एआई ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। एआई जो है एज अ टूल टीचर्स को हेल्प कर सकता है, बच्चों को हेल्प कर सकता है अगर वो कहीं पर स्टक हो जाए तो, बट वो टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिकॉज टीचर जब पढ़ाता है ना क्लासरूम के अंदर, तो वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है बच्चों को, सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो अपना इमोशन, अपना पूरा पैशन उस टीचिंग में डालता है। तो वो चीज़ तो एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको बच्चे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि उसको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग उस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करते सिखाते वक्त। बट एआई ये सब नहीं कर देगा ना, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन को और ईजी तरीका और दूसरा तीसरा तरीका बता के देगा, बट आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप इसको कैसे और तरीके से सोच सकते हो, ये आपको एआई गाइड नहीं करेगा। वो आप उसको जितना सवाल पूछते हो वो आपको सिर्फ उतना जवाब देगा। बट एक टीचर जो है आपको ऑल राउंड चीज़ बताएगा उस कंसेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में। डिग्री और स्किल्स के दोनों में कंपैरिजन क्या है? अगर मेरे पास डिग्री है पर मेरे पास स्किल्स नहीं है, कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास डिग्री नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं फ्यूचर में? सर, डिग्री वर्सेस स्किल एक लॉन्ग डिबेट है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड में जिनके पास डिग्री नहीं है, बट ड्यू टू देयर स्किल एंड हार्डवर्क दे रीच टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस। सो ऑफ कोर्स मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि डिग्री ज़रूरी नहीं है या स्किल ज़रूरी नहीं है, बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपके पास स्किल है और आपके पास रॉ टैलेंट है तो यू कैन गेट नोटिस्ड बाय द वर्ल्ड वेरी इजीली दीज डेज। बट द पॉइंट इज़, अगर आपके पास डिग्री है, सो डिग्री आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको सिस्टम में रहना सिखाती है, एंड इट ट्रेन्स यू हार्ड फॉर अनसर्टनिटीज़ ऑफ लाइफ। बिकॉज हमारा जो टीचिंग पैटर्न है इंडिया का, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अगर आपको कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, यूजी कोर्स करना है, डिग्री कोर्स करना है, तो आप इंडिया से डिग्री लीजिए, मास्टर्स या हायर एजुकेशन के लिए आप अब्रॉड जाइए। बिकॉज हमारा जो सिस्टम है ना यहाँ पे इंडिया में, वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट है, एंड वो स्टूडेंट को ना ऑल राउंड रेडी करता है फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, विच आई फील इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो मैं ये कहूँगा कि डिग्री जो है ना बच्चे को ट्रेन करता है फ्यूचर में डिसिप्लिन रहने के लिए, एंड अगेन रॉ टैलेंट से आप नोटिस जल्दी हो जाओगे, बट डिसिप्लिन टैलेंट से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज़ व्हाट आई फील। आउट ऑफ इंडिया की डिग्री और इंडिया में ली गई डिग्री, दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? सर, हर डिग्री की अपनी एक वैल्यू होगी, चाहे आप इंडिया से करो या आप बाहर से करो। अगर आप स्पेसिफिक्स की बात करो, जैसे मेडिकल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो मेडिकल एजुकेशन की जो डिग्री है तो वो इंडिया की ही सबसे बेस्ट मानी जाती है। द रीज़न बीइंग कि इंडिया में पेशेंट काउंट बहुत अच्छा है, इंडिया में आपको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा मिलेगा। वही अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करो तो आपको वो एक्सपोजर आपको शायद कहीं दूसरी कंट्री में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो डिपेंड करता है सर, डिग्री कौन सी आप परस्यू करना चाह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल सर, आप एजुकेशन कहीं से भी लो, एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिविजुअल के ऊपर ही आ जाता है कि वो कितना इनपुट डालने को रेडी है
अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना हार्डवर्क है. बिकॉज सर ये दो चीज़ जो है ना, डेडिकेशन और हार्डवर्क, ये आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. और बच्चे ही नहीं सर, मतलब अगर आप अभी देखेंगे यंगस्टर्स जितने भी जॉब के लिए भी जाते हैं 24-25 ईयर्स के, मतलब मेरे खुद के पास आउट बच्चे जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो उनको भी जॉब मिलने में डिफिकल्टी क्यों हो रही है? द रीज़न इज़ दे वर नॉट दैट डेडिकेटेड, दे वर नॉट पुटिंग इन दैट मच ऑफ हार्डवर्क ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग ईयर्स. दैट इज़ द रीज़न कि आज उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है फॉर देयर जॉब्स या फॉर वट एवर यू कैन से. ऐसा है. दूसरा कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जॉब करूं या खुद का स्टार्टअप करूं. अब पॉइंट ये है कि आपको, अब देखो स्टार्टअप चल रहा है तो सबको स्टार्टअप करना है, बट द रीज़न कि आप के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब जैसे मेरी खुद की क्लास है, बट क्लासेस चालू करने से पहले मैंने 5 साल किसी के अंडर काम किया था, मैंने प्राइवेट ट्यूशन्स लिए थे, मैंने घर घर जाके बच्चों को पढ़ाया था, मैंने दूसरे क्लासेस में जो मैं जिनसे सीखा था उनकी क्लासेस में जाके मैंने वहाँ पर भी काम किया था. तो सर वो काम से क्या हो गया ना कि मुझे एक्सपीरियंस आ गया, मुझे बच्चों को कैसे फेस करना है ये आ गया, मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया कि अगर कहीं पर मेरा 3 बजे का लेक्चर है तो मुझे वहाँ पर 3 में 10 कम पर पहुँचना है. तो ये सब चीज़ें बच्चे इग्नोर कर रहे हैं आज के दिन में. ऐसा है, बस मुझे जॉब चाहिए, अच्छा जॉब मिल जाए उसके बाद गारंटी नहीं है कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे. ऐसा है, मतलब उनको जॉब भी कैसा चाहिए, हाई पेइंग चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग इन हार्ड वर्क, दे आर नॉट येट रेडी टू पुट इन दैट हार्ड वर्क. एंड देन फिर वो सिस्टम को ब्लेम करना कि जॉब्स ही नहीं है, एआई सारे जॉब्स खा गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है. ऐसा कुछ नहीं है, जॉब्स है मार्केट में. बट द पॉइंट इज़ वैसे इंडिविजुअल्स नहीं है मार्केट में कि जिनको आप वो हायर लेवल की या उतनी क्या बोलते हैं अपन, व्हाट डू वी कॉल दैट, कि उनको वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब दिया जाए. बिकॉज दे आर नॉट वांटिंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स. ईजी पैसा चाहिए सर, और कुछ नहीं. बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते. ऐसा है. तो ये उनको क्यों नहीं समझ रहे हैं? धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर, जब दुनिया मतलब उनको Failure सिखा रिजेक्ट रहा है. कर रही है ना, हाँ, तब उनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि यार हार्डवर्क करना चाहिए था. कैसा है, हमारे पास से बच्चे निकल जाते हैं आफ्टर 12, बट टच वुड मेरे यहाँ के बच्चों को मैंने ट्रेन ही वैसे किया है कि नॉट जस्ट कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, बट उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करने का जो मेरा पर्पस था तो वो मैंने फुलफ़िल किया है. तो थैंकफुली कि माई किड्स दे आर नॉट फेलिंग दैट बैड एंड दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन वट एवर फील्ड्स दे आर. कहीं कहीं पे ना मेरे को लगता है कि अटेंशन स्पैम भी कम हो चुका है बच्चों का. मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़ोन में ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया रील कर रहे हैं तो 30 सेकंड खत्म हो गया. फिर अगर किसी चीज़ को कोई 1 घंटा बैठ के देखना है तो वो इतना बैठ ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ में. और पेशेंस भी नहीं है बच्चों में, ऐसा लग रहा है मेरे को. ट्रू. 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने खुशहाल जी. द 10 सेकेंड से ज़्यादा बच्चे का अटेंशन स्पैन नहीं है. एंड ये मैं अपने लेक्चर्स में भी बच्चों को बोलता हूँ कि 30 मिनट्स ऑफ स्क्रोलिंग इज़ एज गुड एज कि आपने 3.5 आवर्स टीवी देख लिया. मतलब 3.5 आवर्स टीवी देख के जितना आपका माइंड टायर्ड होता है, जितनी इमेजेस, जितने वीडियोज़, जितनी डायलॉग्स वो कैप्चर करता है ना, और उतना ही आपका माइंड 30 मिनट्स ऑफ स्क्रोलिंग में थक जाएगा. ऐसा है. सो ये जो स्क्रोलिंग और सोशल मीडिया ने जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है ना, दैट्स द रीज़न कि उनका अटेंशन स्पैन स्टडीज़ के टाइम पे भी कम हो गया है, या अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो फैमिली टाइम कम हो गया है. तो दिस इज़ नॉट रियली वेरी गुड. सो एक है कि बच्चों को फ़ोन्स दो. मैं ये नहीं बोलता कि बच्चों को फ़ोन्स मत दो. फ़ोन्स इज़ अ नेसेसरी, मे बी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, या कहीं बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लास आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, या कंपैरिजन में बच्चे फ़ोन मांग रहे हैं कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, तो ठीक है बच्चों को फ़ोन दे दो, बट मेक श्योर दैट दे आर नॉट ओवर यूटिलाइजिंग इट. जो बच्चे रट्टा मारते हैं और जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं, वो दोनों का रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है? रिज़ल्ट में भले ही सर शायद ज़्यादा डिफरेंस ना आए, पर आगे जाके बहुत डिफरेंस आता है. रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस आता तो है. दोनों में से किसकी सबसे ज़्यादा स्किल्स डेवलप होती है? सर जिसने समझ के पढ़ाई की है, मेहनत दोनों ने बराबर की होगी, मार्क्स दोनों, क्योंकि रट्टा मारने में भी सर मेहनत तो लगती है. किसी चीज़ को बिना समझे रट्टे मारने में तो और ज़्यादा मेहनत लगती है. बट द पॉइंट इज़ कि आपने जो रट्टा मारा है, अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो रियल लाइफ में, तो उस रट्टा मारने का वैल्यू ज़ीरो हो गया. और सर जब बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है और घर पे आके पेपर चेक करता है कि उसने जो लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी दिखती है कि मैं यार फेल हो जाऊंगा, शायद मैंने सही नहीं लिखा है और आंसर कुछ और था. तो उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन होती है और क्या रिएक्शन होता है? सर बच्चे का पहला रिएक्शन जब वो पेपर देकर आता है एंड जब वो आंसर की से मैच करता है अपने आंसर्स, एंड बच्चे को रियलाइज़ होता है कि उसको शायद उतने मार्क्स नहीं आ रहे जितने कि उसको रिक्वायर्ड थे या जितना उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो
तो बच्चे के सामने ना सर सबसे पहला एक ही थॉट आता है उसके माइंड में कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा, या मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, उनका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसको मैं कैसे अभी ये ठीक करूँगा। हालांकि उस बच्चे ने अपनी पूरी कोशिश की, उसने अपनी जान में पूरी मेहनत डाली कि कोशिश करता हूँ, जितना अपना बेस्ट दे सकता था उस बच्चे ने दिया, बट जब वो उसको रिजल्ट वैसा सफिशिएंट नहीं आता है तो उसके माइंड में एक ही थॉट आता है कि यार मैं पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा। सारा सारा का सारा उसका जो थॉट प्रोसेस है ना सर, उसके पेरेंट्स के अराउंड ही घूमता है। तो सर बच्चे जो रहते हैं ना, ये 16 से 18-19 के एज ग्रुप वाले, इनकी दुनिया इनके पेरेंट्स के अराउंड ही घूमती है। चाहे फेल हो जाए तो भी इनको लगता है कि इनके पेरेंट्स कितने अफेक्ट होंगे, या जब इनको नंबर भी ज़्यादा आते हैं, जैसे मेरे क्लासेस के बच्चे जो रीजन में टॉप कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, जब इनके नंबर उतने आए थे तो पहला ना इनको यही चीज़ का खुशी था कि मैंने मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा कर दिया, या अब मेरे इस रिजल्ट से उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, या दे विल लिव पीसफुली विथ आफ्टर दिस, ऐसा है। बट पेरेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि आपके बच्चे को नंबर कम आ जाए, अब आप एज अ सपोर्टिंग पेरेंट शायद बच्चे को सपोर्ट करें, बट हर पेरेंट वैसा नहीं होता। उनके लिए फर्स्ट थॉट ये आता है कि अभी हम समाज में क्या जवाब देंगे, समाज क्या सोचेगा, लोगों की परवाह होती हाँ है। लोगों की परवाह होती है, बाजू वाला क्या सोचेगा, हे उसका बेटा तो डॉक्टर बन के निकल गया, अपना ही बच्चा नहीं कर पाया। सो यहाँ पर सर वैसे पेरेंट्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी दुनिया आपके बच्चे पर क्वेश्चन उठा रही है। आपका बच्चा ऑलरेडी सेल्फ डाउट में जा चुका है, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स ऑलरेडी उसकी कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। पर ऐसे टाइम पर पेरेंट भी जब ये सब चीज़ें सोचने लगता है दूसरों के बारे में ना, दैट्स द मोमेंट व्हेन चाइल्ड फील्स अलोन। एकदम लोनली उसको फील होता है कि मतलब क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद उसका पेरेंट ही था। और जब पेरेंट ऐसे टाइम पर बाहर वालों के बारे में सोचने लगते हैं, समाज के बारे में सोचने लगते हैं, तब बच्चे को सर बहुत अकेला फील होता है। सो दैट शुड नॉट हैपन, आई फील। पेरेंट्स से ज़्यादा ना रिलेटिव्स वगैरह ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बच्चों को, मतलब ना ऐसा हो जाता है कि रिलेटिव्स अगर कुछ बोल रहा है तो मतलब वही सच है वैसा पेरेंट्स के लिए, वो बिल्कुल। चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी-कभार। जैसे अभी रिसेंट में एग्जांपल देता हूँ, नीट 2026 का पेपर हुआ तो कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज आए, कुछ के 530 540 के रेंज में थे। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देख लिया उन्होंने, इंस्टाग्राम देख लिया, वहाँ से उनको पता चलता है पेपर बहुत ईजी था, पेपर इस बच्चे के इतने नंबर आ रहे। बिफोर ये लीक हुआ पेपर या उसके बारे में पता चला, उससे पहले का ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद का। तो एग्ज़ाम देने के बाद में ना पेरेंट्स डे 1 से ही बच्चे को क्वेश्चन करने लगता है कि तेरे इतने कम क्यों आ रहे, तुझे ये चीज़ें क्यों नहीं आई, आप समझ रहे। तो डे 1 से ही उनका बच्चे के पीछे चालू हो जाता है कि तेरे में ही कुछ कमी होगी। तो ये बच्चा ना ये चीज़ नहीं झेल पाता सर। सो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, वी नीड टू stand behind them, stand with them, not question them after the process is done, because after the process is done तो बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स की, टीचर्स की। और ऐसे समय पर अगर हम बैक ऑफ कर जाए या हम ही क्वेश्चन करने लग जाए तो दैट्स रॉन्ग। एज एजुकेटर्स भी, जब मैं भी किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ और अगर मुझे लगता है कि ये उस मुकाम पर शायद नहीं पहुँच पाएगा जिसके लिए उसने मेरे पास एनरोल किया, या जो इसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कई बार बच्चा भी नहीं चाहता कि MBBS ही करूँ मैं, या मैं IIT जाकर ही इंजीनियरिंग करूँ, तो ऐसे केसेस में सर मैं बहुत रियलिस्टिक रहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भाई नहीं कर सकता तो उसको और उसके पेरेंट को हम लोग पहले ही समझा देते हैं। बट काफ़ी बार ना सर होता क्या है कि बच्चा में पोटेंशियल बहुत है, वो कर सकता है, और जब फिर उसका रिजल्ट नहीं आता ना, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू आंसर देम। बट ऐसे मोमेंट पे सर बेस्ट चीज़ जो हम एज टीचर्स एंड पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये कि हमें पता है कि हमारा बच्चा राइट ट्रैक पर है, हमने उसको सही गाइडेंस करी, हमने उसको सही टीचिंग करी, एज पेरेंट्स आपने उनकी सही परवरिश करी, आपने उनको सब चीज़ दी। तो जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड मोर, ट्रस्ट योर चाइल्ड मोर, डू नॉट क्वेश्चन उसकी एबिलिटीज़ पर आप ये मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी डाउट में आ चुका है जब पेपर ख़राब हो गया, और अब आप खुद उसके अंदर सेल्फ डाउट का बीज बो रहे हो। सो वो तो उसको कहीं हेल्प नहीं करेगा। बच्चे ना सर पौधे जैसे है, पौधे है ना, आप उनको जैसा फीड करोगे ना वो वैसा ग्रो करेंगे। एक कहानी मैंने बच्चों को सुनाई थी, पेरेंट्स को भी सुनाई थी अपने ओरिएंटेशन में, कि एक किसी गांव में एक बड़ा सा पेड़ था सर, बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, बहुत उसकी रूट्स मजबूत थी, बहुत ब्रांचेस थी, बहुत सालों तक उसने बहुत लोगों को शेड दिया, है ना। धूप में लोग थक हार के उसके नीचे बैठ रहे थे, उससे ऑक्सीजन ले रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, हवा अच्छी आ रही थी। कुछ देर के बाद ना गांव वालों ने उस पेड़ को जाके ना नेगेटिव चीज़ें बोलना चालू किया पेड़ को ही,
नेगेटिव चीज़ें बोलते गए। ये प्रोसेस चला सर 6 हफ्ते 7 हफ्ते चला। 8वें हफ्ते में सर वो पेड़ मर गया, पत्ते मुरझाने लगे, डालियाँ टूटने लगी। तो वही चीज़ होती है सर बच्चों के भी साथ। बच्चे ना सर पौधे हैं, वो तो इतने बड़े पेड़ है भी नहीं, पौधे होते हैं सर बच्चे। आप जैसा उसको फीड करोगे ना वो वैसे ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा या तो रुक जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस विथ वॉट वर्ड्स वी आर यूजिंग विथ आर किड्स। घर पे हो चाहे क्लासेस में हो, हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि बच्चों के साथ हमें किस तरीके से बात करनी है, किस मोमेंट पे उसको कैसे फीड करना है, उसके ब्रेन को हमको कैसे चैनलाइज करना है कि वो आपकी बातों को गलत वे में ना लेकर जाए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पेरेंट्स को आपके शो के ज़रिए मैं यही पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं या उतने नहीं आ रहे कि जो उसको जिस मुकाम पर आप देखना चाहते थे या वो खुद को जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था और वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, सो दैट्स ओके। दैट्स द मोमेंट कि आपको आपके बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए एंड उस पर वो ट्रस्ट और बिलीफ दिखाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर क्वेश्चन करके, सेल्फ डाउट करके या उसको किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करके उसको डीमोटिवेट फील कराना चाहिए। दैट इज उसको एक और मौका देना चाहिए उसे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा राइट ट्रैक पर है, आपकी परवरिश सही है और वो डिज़र्व करता है वो चीज़, तो शायद देर से ही सही बट उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो वो बिलीफ एज पेरेंट्स एज टीचर्स हमारे अंदर होता है बच्चों को लेकर। मेरे पास बच्चे हैं काफ़ी बार रिपीट करते, सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में होता है, लोगों का फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर होता है। बट द पॉइंट इज़ एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कोई बच्चे के बारे में कि ये कर सकता है और ये वो चीज़ डिज़र्व करता है, नॉट जस्ट कि नीट क्लियर करता है या जेई क्लियर करता है, बट आगे जाकर भी वो उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकता है, तो मैं पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप उसको चांस देना चाहिए। बिकॉज मुझे पता रहता है कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को साल भर ना, तो हमें पता रहता है कि ये सिर्फ मेरे रिजल्ट ला के देगा या मेरा फ़ायदा करा के देगा, वैसा नहीं, ये उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस करने वाला है। तो मैं तो वैसे ही उस पर चलता हूँ सर। अगर मुझे लगता है कि बच्चा प्रोफेशन को जस्टिस करेगा, 10 साल बाद आगे जाके वो लोगों की जान बचाएगा, 10 साल बाद जाके वो ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेगा कि जिससे मेरे देश का नाम रोशन होगा, जिससे मेरा नाम रोशन होगा कि मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा स्टूडेंट था, तो सर बिंदास उसको हम प्रमोट करते हैं। उसको कितना टेक लगता है इससे कोई मैटर नहीं करता सर, ऐसा है। आउट ऑफ को बहुत ज़्यादा देखा है कि वो लोग बचपन से ही उनको फाइनेंशियल नॉलेज देना चालू कर देते हैं। सो अभी इंडिया में वैसा मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है, तो कौन सी राइट एज है फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए? राइट एज ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज मैं बोलूँगा कि 9-10 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज 9th और 10th में काफ़ी सारे चैप्टर्स टैक्सेशन पर हर अलग अलग तरह के सिलेबस में है, चाहे आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो, टैक्सेस के ऊपर है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से फिनेंशियल नॉलेज जैसे बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना जितना ज़रूरी रहता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बच्चों को फिनेंशियल इसके बारे में भी बताना रहता है। तो मुझे लगता है कि फिनेंशियल इसके बारे में भी बच्चे को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सो दैट कि राइट फ्रॉम द परफेक्ट एज बच्चा जो है प्रॉपरली सब चीज़ों को जान रहा है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे कि एक मैंने डेटा सर कहीं पर पढ़ा था कि 25 के एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं जो जॉब्स पर लगे हैं, जिनका हाई पैकेज है, दे आर नेट सेविंग ना के बराबर है। मतलब सिर्फ पार्टीज़ में उड़ा रहे हैं, सिर्फ यहाँ वहाँ खर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को महंगी गिफ्ट्स दे रहे हैं, सेविंग कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में सर सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता था, आपके पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का। आजकल के बच्चों का सेविंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज उसके बारे में उनको पता नहीं है, ऐसा है। वो आज में जी रहे हैं। हाँ, आज में जी रहे हैं। बट यही है, हाई पेइंग जॉब्स वाले इंडिविजुअल भी यंग एज से सेविंग नहीं करना जानते। सो आई थिंक कि जितना हम बच्चों को सेविंग्स करने पर सिखाएं, जितना हम उनको फिनेंशियल नॉलेज देकर अवेयर कर सके चीज़ों के बारे में, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल कर देना चाहिए। लाइक 14-15 इज़ द राइट एज 9-10 स्टैंडर्ड से। क्योंकि अगर आप सिलेबस में टैक्सेशन पढ़ा रहे हो, जीएसटी उसको पढ़ा रहे हो, या आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो आप उसको सेविंग्स, SIPs, व्हाट वी कॉल मेडिक्लेम्स, इंश्योरेंस, ये सब के बारे में भी बताओ, उनके बेनिफिट्स भी बताओ। और कहीं ना कहीं ये जाके उसको हायर स्टडीज़ में भी हेल्प करने ही वाला है। सो वाई नॉट कि हम उसका बेस 9-10 स्टैंडर्ड से ही रेडी कर दें। हमने अभी रिसेंट देखा था मैंने कि चाइना में एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्सेशन, कोई इनकम नहीं जनरेट कर रही थी उधर की कंट्री, और हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन ही बहुत ज़्यादा है।
तो ये जो बर्डन है कि बच्चों को पढ़ना है और हायर स्टडी पढ़ना है, तो एजुकेशन लोन भरे पैसे ही नहीं है, तो फिर वो लोन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? मतलब इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसे? फिर वो एक तो लोन इसलिए ले रहे हैं कि हम कुछ बन सके, और कुछ पैसे नहीं हैं इसलिए हम लोन ले रहे हैं, तो वो कैसे इतना मैनेज कैसे कर पाते बच्चे लोग? बहुत बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। द थिंग इज़ कि कम पैसे में कोई कोर्स करना, उतनी मेरिट पे आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इंडिया में कंपटीशन बहुत है। अब जब उतने नंबर नहीं आते तो आपको हायर फीस वाला कॉलेज अलॉट होता है, या आप हायर फीस वाले कॉलेज की तरफ जाते हो, सो दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट बच्चों के लिए। तो अब इसके ऊपर क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर सकती है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हाउ दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स और रादर डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, कि उनको किस तरीके से हम फिनेंशियली सपोर्ट करके जो वो बनना चाहते हैं उसकी तरफ हम उनको ये कर सके। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना बहुत ज़्यादा ही, वो कभी कभार किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में फेल हो जाता है, और बट जो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो लोग पास कैसे हो जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं उसमें? एक्सपोजर, व्हाट मैटर्स इज़, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता है, ठीक है? मार्क्स के अलावा आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बिकॉज ऑन द गिवन डे जब आपका फाइनल एग्ज़ाम है या आपका इंटरव्यू है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी क्रैक करने के लिए आपकी 100% सिलेबस होना चाहिए, इतने मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है? वो सब चीज़ें प्री रिक्विजिट है, बट कंपलसरीली होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है, अगर उसका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड उसने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया है, तो आई थिंक बच्चा जो है उस चीज़ को क्रैक कर सकता है। एंड आपने एक पॉइंट सही बोला कि टॉपर्स भी कभी कभार इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। द रीज़न बीइंग के आइदर दे ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, और दे ट्राई टू बी वेरी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली उनको करेक्ट होना है, ठीक है? वो अपना जो सेल्फ है ना, रियल सेल्फ, वो लाना ही नहीं चाहते बाहर। तो एक बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने एक टर्म भी यूज़ किया था, आप सुनना सर, आपको अच्छा लगेगा, द रियल फेक पीपल। तो बेसिकली सर एंटीथीसिस है, मैंने एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड यूज़ किए, एंड मोस्टली एंटीथीसिस में वो दोनों अपोजिट वर्ड्स को थोड़ा मतलब जब पोएटिक वे में जब हम एंटीथीसिस यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा दूसरी लाइन में होता है अपोजिट वर्ड, या एटलीस्ट दो तीन वर्ड्स के बाद होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट आगे पीछे ही किया है, और मैं बच्चों को हमेशा बोलता भी हूँ कि मुझे वैसे लोगों से बहुत डर लगता है जो रियल फेक होते हैं, बिकॉज सर आप उनको कैच ही नहीं कर पाओगे, ऐसा है। तो ऐसे जो लोग, या ऐसे जब कोई कैंडिडेट आ जाता है ना सामने, सो ये बहुत डेंजरस है सर, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए, या जहाँ पर भी वो जॉब करने जाएगा वहाँ पे। सो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो मैं बच्चों को एक ही एडवाइस दूंगा, जस्ट बी योर सेल्फ इन द इंटरव्यू, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे हो तो ऑब्वियसली आपने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया है, तभी आप कहीं पर बैठे हो और इंटरव्यू कर रहे हो। तो ऐसे मोमेंट पर जस्ट बी योर सेल्फ, है ना? बिकॉज आप उस मुकाम पर पहुँचे हो बिकॉज ऑफ हु यू वर। उस मुकाम पर पहुँचने के बाद आप ये भूल जाओगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हो, सो दैट्स नॉट राइट। ऐसा है, विराट कोहली बनने के बाद भी उसने वो हार्डवर्क, वो एफर्ट करना नहीं छोड़ा, डिसिप्लिन, ऐसा है। हालांकि इंटरव्यू में तो इतना उसका डिसिप्लिन चेक नहीं होगा, बट स्टिल आई थिंक द कैंडिडेट शुड बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट्स मोर देन इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। इंडिया में मैंने पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड देखा है अभी तक तो, कि ये नीट का पेपर जो है ये लीक कैसे होता है इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद। जब एग्ज़ाम रूम में मैंने देखा वीडियोस में, बच्चे जा रहे होते हैं और उनकी मतलब जिप तोड़ दी जाती है, शूज़ फाड़ फाड़ के चेक किया जाता है, बाल खोल खोल के चेक कर रहे। ये इतना रिस्ट्रिक्शन है एग्ज़ाम हॉल में, जहाँ बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए वहीं से पेपर लीक कैसे हो रहा है? मुझे पता था सर आज आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे नीट पेपर लीक के ऊपर। द पॉइंट इज़, आज थोड़ी सी मतलब शर्म आती है, बट इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए कि जिन टीचर्स का काम था कि बच्चे को राइट गाइडेंस दे, एक राइट एग्जाम्पल सेट करे समाज के अंदर, आज वो टीचर्स ही इस काम में इन्वॉल्व हो गए। तो फिलहाल तो कैसा है कि सर ऑब्वियसली नीट पेपर अगर लीक हुआ है तो सिस्टम का ही कोई ना कोई आदमी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा, और इस सिस्टम का पार्ट टीचर्स भी होते हैं।
तो कुछ टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे एंड अब जो है बच्चों का विश्वास टीचर्स पर वापस लाना इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. अभी तो मजाक मजाक में बच्चे ये भी बोलते हैं सर आपके पास भी था क्या क्वेश्चन पेपर. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस. और द पॉइंट इज़ कि मैं बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि ठीक है सब लोग वैसे नहीं होते, भले इसमें कुछ टीचर्स इन्वॉल्व थे, कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो भी पॉलिटिशियंस हो, जो कोई भी इन्वॉल्व था, ज़रूर आफ्टर सीबीआई जो भी इसमें जांच करती है उसके बाद ज़रूर ये लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सारे टीचर्स को. एंड बट एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू नॉट लूज़ फेथ इन द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम के ऊपर फेथ ना लूज़ करें, बिकॉज हम भी सिस्टम का हिस्सा है, बच्चे भी सिस्टम का हिस्सा है, सारे लोग वैसे नहीं होते. एंड लेट अस टुगेदर सेट द राइट एग्जाम्पल. और मैं बच्चों को, मेरे यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरा गोल सिर्फ तुमको नीट क्लियर कराकर MBBS में पहुँचाना नहीं है या JEE क्लियर कराकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचाना नहीं है. व्हाट आई वांट फ्रॉम देम इज़ के दे ग्रो सच बिग इन लाइफ के मतलब वो एक दिन सिस्टम का हिस्सा बने. एंड आई रियली वांट देम कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएँ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एज स्टूडेंट्स. तो ये मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे जाके फ्यूचर में NTA या जो भी गवर्निंग बॉडी हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, तुम्हारे साइन के बिना पेपर ना ओपन हो, तुम इस पोजीशन पे पहुँच जाओ यार. ऐसा है. तो सर ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है या हमारे टीचर्स की गलती है? देखो सिस्टम का हिस्सा है ना टीचर्स, तो लालच में कर दी होगी अब उन्होंने कोई गलती. तो फिर हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए ना, कि ऐसे फिर पेपर लीक्स हो रहे हैं तो फिर कैसे चल सकता है? ऑब्वियसली नहीं चल सकता. बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट है एज अ टीचर मेरे लिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके सर प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. कि कोई 2 साल वेट किया है, कोई 3 साल वेट किया है, किसी ने 4 साल वेट किया है. एंड काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम्स अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था आफ्टर देयर हार्ड वर्क. एंड नाउ अगेन उनको रीसेट करके वापस उस जोन में लाना है, वापस उनसे 5 हफ्ते और मेहनत करवा के उनको उस मुकाम पर पहुंचाना है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट ट्रस्ट मी कुशाल, सिस्टम ज़रूर चेंज होगा, है ना. एंड सिस्टम में रहकर ही उसको चेंज किया जा सकता है. ऑब्वियसली हम उससे अलग होकर या उसको क्रिटिसाइज़ कर अब कोई पॉइंट नहीं रहा. अब जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, उसको हम बदल नहीं सकते. वो एक ऐसा सच है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा. व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज़ कि वी कैन कीप मोटिवेटिंग आवर स्टूडेंट्स कि बच्चों लेट्स बी ऑन द राइट ट्रैक. फ़िलहाल हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनते हैं, एंड देन उस मुकाम पर पहुंचते हैं कि वेयर यू नो द पावर कम्स इन आवर हैंड्स, एंड देन ऑफ कोर्स देन वी कैन मेक थिंग्स राइट. सो चीज़ें राइट करने के लिए भी हमें सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा. बाहर बैठ के तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़. ऐसा है. पावरफुल चीज़ें. मुझे एक चीज़ पूछना है आपसे कि इंडिया में ही ऐसा क्या है जो देश चलाता है, उसको किसी की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके पास क्राइम की डिग्री हो तो भी चलता है, पर आपको IAS ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो उसके लिए डिग्री लगती है. ऐसा क्यों? देश चलाने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये सेम क्वेश्चंस उठाए हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर कि बिकॉज़ वहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है या वहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी एज अ फैक्टर नहीं है कि अगर वो कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या अगर कोई अपने टेन्योर में रहकर गलत काम कर रहा है या क्राइम कर रहा है तो उसको सज़ा नहीं मिल रही, या ही इज़ नॉट लायबल टू पे फाइन्स या वट एवर इट इज़. तो इसके ऊपर है चीज़ें, मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही है इसके ऊपर. एंड होपफुली आगे जाकर कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसके अंदर. बट ये चेंज लाना ज़रूरी तो है. एंड जैसे एक गवर्नमेंट का भी एक बहुत अच्छा ये था, इनिशिएटिव था, ऑफ कोर्स जो फेल हो गया है, वुमेन को पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स बिल, जो कि बहुत अपोजिशन ने कैंसिल कर दिया. आपको पता होगा इसके बारे में. हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. वी हैव टू रियलाइज़, बिकॉज हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, एंड काफ़ी समय से सिस्टम जो है चलता आ रहा है, तो सिस्टम को बदलने में वक्त लगेगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि वर्ल्ड में इतनी अनसर्टनिटीज़ होने के बावजूद हमारा कंट्री स्ट्रॉन्ग खड़ा है. दैट इज़ मोर देन इनफ. मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेन करने के लिए ही नहीं, मतलब प्रोग्रेस और डेवलप भी कर रहा है कंट्री, नॉट जस्ट सस्टेनिंग. सो थिंग्स विल टेक टाइम एंड इवेंचुअली एक जो ब्राइटर इंडिया
और फ्यूचरिस्टिक डेवलप्ड इंडिया का जो हमारा विजन है, तो उसमें बच्चों का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले 20 सालों में, बिकॉज यही बच्चे जो इस सिस्टम से अभी पढ़ के पास होकर एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या वट एवर दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू बी सर्विंग द नेशन आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर्स या इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वैसे बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें, खिलवाड़ ना करें उनके फ्यूचर के साथ, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको राइट डायरेक्शन, राइट पाथ दें, जिससे कि आगे देश जो है सही तरीके से, सही ढंग से चले। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें जापान और यूएसए के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे थे। सो उनका सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा सटल्ड है। सो हम वो चीज़ हमारे यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते वो सिस्टम? मतलब कैसा सिस्टम कुशल? मतलब ना वहाँ पे बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है चीज़ों को लेके, और कैसे अगर कहीं पे हम डिसिप्लिन और ख़राब हो रहा है हमारा तो वो कैसे ठीक करना है, यार हम किधर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उसको कैसे वापस ट्रैक पे लेके आना है चीज़ें करके। क्योंकि इंडिया में तो वैसा कुछ नहीं है वो चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है कुशल कि इंडिया में वैसा नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें बदल रही है वक्त के साथ साथ, और सिस्टम अलग या कुछ ऐसा नहीं है एज सच। उनके एजुकेशन सिस्टम या हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, बिकॉज हमारा कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी अलग है। वी कम फ्रॉम अ प्लेस कि हमारे यहाँ पर इनिशियली गुरुकुल्स हुआ करते थे, ठीक है, तो अभी वहाँ से ट्रांजिट करके मॉडर्नाइजेशन लाना, दूसरे बोर्ड्स को जगह देना, इंटरनेशनल IB IG, सो काफ़ी चीज़ें इंडिया ने ऑलरेडी अडॉप्ट की है। सो लगता है टीचिंग के मामले में इतना पीछे भी नहीं है अभी हम लोग, कि जितना बच्चों को ऐसा लगता है या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम काफ़ी पीछे हैं या वहाँ पर ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है, अभी जैसे मोदी जी ने बोल दिया है सोना मत खरीदो, ट्रैवल मत करो, तो मतलब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है देश में? मतलब ऐसा क्या है जो बिहाइंड द सीन जो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है लोगों के ऊपर? ये तो सर कैसा है कि अब इंडिया ने अपने रुपी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफ़ी सारा गोल्ड जो है वो बाहर मार्केट में दिया है। सो दैट्स द रीज़न कि ही अर्ज्ड पीपल नॉट टू बाय गोल्ड फ्रॉम द मार्केट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और सो। बट ठीक है, देश काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर शादियाँ, यहाँ पर त्यौहार नहीं रुकेंगे और लोग गोल्ड खरीदने से नहीं रुकेंगे, बट एटलीस्ट जहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को तो वो हमें करना चाहिए। एक मैं आपको बताता हूँ, एक इंडिया जो है, मतलब काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया मोदी जी को, जैसे अभी केजरीवाल सर ने भी एक क्वेश्चन उठाया था, 2 क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए थे, जिनमें से एक मेरे इसमें आता है एजुकेशन के ऊपर, एंड सेकंड वाज वेरी पॉलिटिकल। सो मैं दोनों के ऊपर बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक ये क्वेश्चन किया था कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीद रहा है, इफ़ रशिया इज़ रेडी टू गिव अस ऑयल। सो एंड सेकेंड क्वेश्चन उनका ये था कि उन्होंने जेनजीज ऑफ इंडिया को ये बोला था कि आप भी स्ट्रीट्स पर आ जाओ, इफ़ द जेनजीज ऑफ नेपाल कैन कम ऑन द स्ट्रीट्स, बर्न द पार्लियामेंट एंड dethrone the prime minister, so why can't you guys do it? So that was a very wrong message to the kids, rather than भड़काऊ मैसेज हाँ, था। भड़काऊ मैसेज था वो सर, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, जो सेकेंड था सर, जो मुझे पता है कि जो दुनिया में ऑयल और पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट चलता है, इंपोर्ट चलता है, इनका है ना एक ग्रुप है। आपको पता है वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ है जो ऑयल और पेट्रोलियम का सेल करती है या प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है? 25, जस्ट 25 कंट्रीज़ है जो 200 से ज़्यादा देशों को ऑयल और पेट्रोल सप्लाई करती है। तो इन 25 कंट्रियों का आपस में एक ग्रुप था कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन सी कंट्री को हम कैसे ट्रेड करेंगे, उसको क्या प्राइस में बेचेंगे, ये सब उनका एक अपना, आप समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन था ये 25 कंट्री का आपस में। अब ये 25 कंट्री के ग्रुप में से UAE जो है सर, वो बाहर हो जाता है 3rd या 4th मई को। UAE एग्ज़िट ले लेता है कि अब मुझे आपके साथ, मतलब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहना है, मैं कितना प्रोडक्शन करूँगा, मैं किस कंट्री के साथ ट्रेड करूँगा, कितने में बेचूँगा, क्या मेरे को बेनिफिट्स होंगे, क्या मेरे लॉसेस होंगे, वो अब मैं देख लूँगा। सो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। UAE बाहर। मोदी जी का रिसेंट ट्रिप UAE। सो इंडिया वॉज 10 मिलियन बैरल्स शॉर्ट थे हमारे पास, मतलब 39 मिलियन बैरल्स का रिज़र्व रहना चाहिए, हमारे पास 29 मिलियन समथिंग है अभी तो रिज़र्व में। तो इसीलिए उन्होंने अर्ज किया था और प्रमोट किया था वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ों को। 10 मिलियन बैरल्स हम शॉर्ट पड़ रहे थे। UAE ने ऑलरेडी इंडिया को कम रेट्स में 30 मिलियन बैरल प्रॉमिस कर दिया है
तो जो हम 10 मिलियन शॉर्ट चल रहे थे अभी 20 मिलियन एटलीस्ट ऑन पेपर या इन अ वर्बल डिस्कशन हम +20 मिलियन चल रहे एट अ लोअर रेट. सो दीज पीपल, सो सर वही है कि जैसे सिस्टम को भी मतलब एक गलत चीज़ हो जाए या एक कोई चीज़ हो जाए तो सिस्टम को क्वेश्चन या क्रिटिसाइज़ करके कोई मतलब नहीं है. रादर हम लोग उस सिस्टम को ठीक कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, दोबारा ये गलतियाँ ना हो, इसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, यही सोच रखनी चाहिए हम सबको. और सर अभी ना मैंने काफ़ी देखा है कि बच्चों को अभी से ही कोडिंग मतलब 9-10 साल की उम्र से ही कोडिंग सिखा रहे हैं, एआई के बारे में सिखा रहे हैं. क्या वो सही है या उन पर अभी से ही प्रेशर बनाया जा रहा है? अच्छा सवाल है कुशाल. मैं बच्चों को ये क्वेश्चन के थ्रू पेरेंट्स को ज़्यादातर एड्रेस करना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्शन में सर पूछा था कि व्हाट वाज द राइट एज ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल, व्हाट इज़ द राइट एज. 18 After 18 21 I 21 guess. 21 है, कहीं 25 है. ठीक है, चलिए अल्कोहल जाने देते हैं, नॉर्मल बात करते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र क्या है सर? 18 साल. 18 साल है. ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र है. क्यों? गाड़ी चलाना तो बच्चे को 16 से भी आता है, 15 से भी आता है, सर को शायद उससे पहले से आता होगा, है ना. बट फिर भी लाइसेंस 18 के बाद ही मिलता है. तो वैसे ही आप उसको कोडिंग सिखाओ, आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ. सिखाने में सर प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेशराइज करने में प्रॉब्लम है सर मुझे. आप उसको प्रेशराइज मत करो कि तुझे यही करना पड़ेगा. 9, 10, 12, 14, 15 वो उम्र नहीं है ना सर, उतना ब्रेन लेना भी तो चाहिए ना. दिक्कत ये है कि जब सर्टन सब्सटेंसेस, सर्टन वीडियो, सर्टन कंटेंट इज़ नॉट राइट फॉर द माइंड एट द एज ऑफ 12-13, सो वैसे ही सर्टन नॉलेज इज़ ऑल्सो नॉट राइट फॉर द माइंड एट 12 and 13. वो नॉलेज का ओवरडोज हो रहा है उसके ऊपर, उस पर प्रेशर बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. हाँ, अगर आपका बच्चा ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो वैसे ही शाइन कर जाएगा. आपको खुद टीचर आके बता देगा कि सर इसको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है. बट हर बच्चे से आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट राइट. जैसे कोविड आया था बीच में, तो वहाँ पे सारा का सारा काम, पढ़ाई, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी. तो बच्चे भी और प्रोफेसर्स भी सब ऑनलाइन आ चुके थे. तो जहाँ तक हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस और बहुत सारी वीडियोस, मीम्स वगैरह सब देखी थी कि ऑनलाइन में कुछ ना कुछ पढ़ाई मतलब ज़बरदस्ती हो रही थी, कुछ को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था, कहीं इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे को प्रॉपरली आ नहीं रहा, और किन लोगों के पास तो सोर्स भी नहीं थे. तो मतलब वो एजुकेशन कितना प्रोडक्टिव हुआ उस टाइम पे, क्योंकि वो 2 साल चला था. नहीं सर, मतलब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो कोविड में बच्चा था 9, 10, 8, 9, 10 जिनका कोविड में गया ना, 10 तो इतना मैं नहीं कहूँगा बिकॉज 10th के पहले जो बेसिक उनका था वो 2019-18 में हो गया होगा. बट जिस बच्चे का जो मेन बिल्डिंग ईयर रहता है 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, जिसका कोविड में गया ना, उस बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी हुई सर. बाद में उस बच्चे का बेसिक एंड तक क्लियर नहीं हो पाया जब तक वो हमारे पास नहीं आया था. तो कोविड के बच्चों को बहुत स्ट्रगल रहा, स्पेशली जिसके बिल्डिंग ईयर्स 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड कोविड में गया था, 7th स्टैंडर्ड या उससे भी बिलो जो स्टैंडर्ड के बच्चे रहते, तो वो बच्चों ने स्ट्रगल किया. सेकंड सर ये था कि है ना, ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग, ये एक हमेशा या आज के ज़माने में बहुत बड़ा डिबेट बन गया है, ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग. तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन टीचिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि जहाँ पर टीचर फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पाता था, गांव में, शहरों में, छोटे शहरों में, तो वहाँ तक भी एजुकेशन पहुँचा है या वहाँ के बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है टू गेन दैट नॉलेज. बट ऑब्वियसली इट कैन नॉट बिकम द मेन सोर्स ऑफ योर नॉलेज. सो ऑफलाइन टीचिंग का इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बच्चों को और पेरेंट्स को. बिकॉज सर कैसा है कि ऑनलाइन में कैसा है कि बच्चा आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है, नहीं देख रहा है, या प्रेजेंट होके लेक्चर देख रहा है, नहीं देख रहा है, इसका कोई काउंट नहीं रख रहा है. इस पर आपको कोई फ़ोन या मैसेज करके नहीं बोलने वाला है कि आज आपके बच्चे ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है. एंड सेकेंडली कि जब आप बच्चा क्लासरूम में भेजते हो, जब बच्चा क्लासरूम में हमारे सामने बैठ के पढ़ता है तो उसको क्या समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, वी कैन हेल्प दैट आउट. सेकेंडली आपका बच्चा अगर एब्सेंट है तो आपको कॉल्स आ जाते हैं कि आपका बच्चा आज के दिन सो एंड सो नहीं आया. एंड सर यही है कि फिज़िकली टीचर को रिप्लेस करना क्लासरूम के अंदर, दैट्स इम्पॉसिबल, दैट इज़ नेवर एवर गोइंग टू हैपन एंड दैट शुड नेवर हैपन. सर ये चीज़ आई थिंक सो मेरे को खुद को ये प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी बच्चे को भी हुई होगी कि ना अटेंशन स्पैम ना वो ऐसा हो जाता था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था वीडियोस को देख देख के. मतलब वो ऑनलाइन थे, वो फिजिकल नहीं था चीज़ें.
सो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मन नहीं कर रहा है करने का या ऐसा कुछ। क्या आपके किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ? एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट ईयर 2025 में जो नीट का पेपर था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उस डिफ़िकल्ट पेपर में मेरे एक स्टूडेंट को 494 मार्क्स आए थे। उसका ऑल इंडिया रैंक 60,000 के आसपास था, 65,000 के आसपास। बट इतना सफिशिएंट नहीं था कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। प्राइवेट सस्ता वाला मिल जाता था, बट उसने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेके उसने सर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उसको लगा कि अब क्या है, अभी अपने को इतने मार्क्स तो आ गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा सा कि इतने मार्क्स तो आ गए, अब तो अपन घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। तो सर मेरे हिसाब से उसने जून एंड से पढ़ाई चालू की वापस। करीब 11 महीने उसने पढ़ाई की अच्छे से। अब सर कैसा हुआ कि जून से जुलाई तो उसको फॉर्म में आते आते लग गया। सेकेंडली जुलाई ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि जैसे ही फेस्टिवल का सीज़न चालू हुआ, अपने यहाँ रक्षाबंधन, गणपति ये सब चालू हुआ, तो वैसे उसके लेक्चर्स मिस होना चालू हो गए। तो इसके लूप में एक वो फंस गया सर कि आज लेक्चर मिस हुआ, उसका बैकलॉग बन गया। अब कल उसको वापस पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखना है, आज का लेक्चर भी देखना है। तो एक वो साइकिल बनता गया सर। अक्टूबर आते आते मतलब 3 महीने में तो उसको रियलाइज़ हो गया कि उसकी गाड़ी पूरी तरीके से डीरेल हो चुकी है सर, डीरेल हो चुकी है। एक वो लूप में फंस गया है, प्रोकेस्टिनेशन वाले लूप में, कि आज नहीं कल देखूंगा, कल नहीं परसों देखूंगा। अब इसका मेन रीज़न क्या था सर कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो किसी को आंसरेबल ही नहीं था ना। अब अगर बच्चा क्लास में आता है या नहीं आता है तो वो आंसरेबल हो जाता है टीचर को और पेरेंट को कि आज तेरी लेक्चर्स थे, तू गया क्यों नहीं। अब बच्चा दिन भर घर में फ़ोन लेके बैठा है, पेरेंट को तो ये लग रहा है ना कि वो ऑनलाइन लेक्चर देख ही रहा होगा, हमने तो उसको कोर्स बाय करके दिया है, वो ऑनलाइन लेक्चर देख ही रहा होगा। और सेकेंडली ना ही पेरेंट्स को कोई अपडेट आता है कि आज आपके बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया या नहीं किया। आप मानोगे नहीं सर, इस साल का पेपर वॉज कंपेरेटिवली ईजी। जो रद्द हुआ पेपर अभी 2026 का, वो कंपेरेटिवली ईजी था। उसमें सर उसकी मार्क्स आ रहे थे 454, मतलब डिफ़िकल्ट पेपर में उसको था 494, जो इस पेपर के लेवल के हिसाब से 600 के ऊपर थे उसके मार्क्स। मतलब अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल को कंपेयर करें तो अगर ऐसा पेपर रहता तो उसके लास्ट ईयर 600 के ऊपर थे मार्क्स, आप ऐसा समझ लीजिए। और इस साल उसी पेपर में उसके 454, सो 150 मार्क वो पीछे आ गया। एंड द ओनली रीज़न वॉज, और सर बहुत अच्छा लड़का था बहुत, बट यही था कि सर ऑनलाइन टीचिंग की वजह से ना उसका जो कोर था डिसिप्लिन, वही उसने मिस आउट कर दिया पूरी प्रिपरेशन में। कि वो डिसिप्लिन नहीं था, कोई उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, ना ही वो किसी को आंसरेबल था कि आज मैं अगर लेक्चर नहीं जा रहा हूँ तो क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आया था लास्ट वीक, बहुत पछता रहा था कि सर यहाँ पर होता ना तो मेरा हो ही जाता। वरना ऐसा था कि अगर कभी मन नहीं भी होता है पढ़ने का तो भी बच्चे क्लासेस आ जाते कि सर को क्या बोलेंगे, या घर पे कॉल आ जाएगा तो फिर क्या जवाब देंगे, आज तो तबीयत ठीक है तो क्यों नहीं जा रहा। तो यही उसका पॉइंट था कि मन नहीं भी होता था तो भी हम क्लास आते थे। तो जब 0 डे भी रहता है ना, तब भी एटलीस्ट वो 10% प्रोडक्टिव कुछ 2 पेज ही पढ़ लेता था आउट ऑफ फियर कि यार इधर बैठा हूँ, कल को वाइवा ले लिया तो फिर फंस जाऊँगा। तो 0 डे को भी हम 10% 20% में कन्वर्ट करने का ट्राई करते थे। ऑब्वियसली सब दिन एक जैसे नहीं होंगे, आपके ऑफ डेज रहेंगे, यू आर श्योरली गोइंग टू हैव, बिकॉज इस जर्नी में साल भर 10-11 महीनों की जर्नी होती है, इसमें आपका ऑफ डे रहेगा ही रहेगा। बट उस ऑफ डे को भी हम कितना कम ऑफ डे रख सकते हैं, ये हम लोग ट्राई करते थे हमेशा। ऐसा है। मैंने अक्सर देखा है मूवीज़ वगैरह में भी, जैसे कि 3 इडियट्स ही ले लेता हूँ। उसको इंजीनियरिंग पढ़नी थी पर उसका शौक़ था फोटोग्राफी। बराबर। तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट्स आता है कि उसको नहीं पढ़ना ये, पर उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती भेज रहे, उसने आपको कन्विंस किया हो कि सर मेरा शौक़ कहीं और है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे पढ़ाई में इसमें इंटरेस्ट कम है, मुझे दूसरी स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर ही सर ऐसा हुआ था मेरे साथ। एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास, तो उसके फादर इसमें है, अपना बिल्डर में है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनका। तो पैसा बहुत था उनके पास। उनका एक ही था कि सर बच्ची को आप क्वालिफाई करा दो। लास्ट ईयर बच्ची क्वालिफाई भी नहीं हुई थी, मतलब उसके 720 में से 100 नंबर भी नहीं थे। तो उनका ऐसा था कि सर बच्ची को बस आप क्वालिफाई करा दो, मैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा के बस इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। बच्ची आई मेरे पास, तो फर्स्ट डे तो जैसे हर बच्चा बोलता है हाँ सर यही करना है वही करना है, बट आई कुड मेक आउट उसके इंटरेस्ट इसमें है नहीं। बिकॉज मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट
वो उतना इंटरेस्ट से कर नहीं रही है, शी इज़ जस्ट लुकिंग एट द वॉच कि यार कब 5 बजेगा, कब मैं छूटूंगी, कब इसका लेक्चर ख़त्म होगा। और मेरी आदत है सर कि है ना, मैं बच्चों से बात बहुत करता हूँ, इंटरेक्ट बहुत करता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर्स, आफ्टर लेक्चर्स, बिटवीन लेक्चर्स, या किसी और का भी लेक्चर चल रहा होता है और अगर मैं पास हो रहा हूँ वहाँ से तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको वो सब्जेक्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इंटरेक्शन से या काउंसलिंग सेशन आप बोलिए, उससे मुझे पता चला कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअली आर्किटेक्चर में था। इसी रीज़न से उसने PCMB लिया था, मैथ्स, क्योंकि आर्किटेक्ट करना है तो आपको मैथ्स चाहिए और डॉक्टर करना है तो आपको बायोलॉजी चाहिए। तो आजकल ऐसा ट्रेंड है कि जो बच्चे श्योर होते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो मैथ्स लेते ही नहीं है एज देयर सब्जेक्ट। सिमिलरली जो बच्चे श्योर रहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या मर्चेंट नेवी ये सब की तरफ जाना है, तो वो बच्चे PCM लेकर आगे बढ़ते हैं। शी टुक PCMB। तो पहले मैंने उसको यही क्वेश्चन पूछा कि वाई डिड यू टेक PCMB। तो तब वहाँ से ना सर धीरे 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 बातचीत करते हुए पता चला कि बच्ची को मेडिकल करना ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, अब उस दिन तो उसको बोल के छोड़ दिया। फिर उसका इंटरेस्ट पता चला कि उसका इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में एंड उसको आर्किटेक्ट ही बनना था। तो मैंने उससे बात की एंड वो अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो उस कारण वो बहुत डरती थी उनसे कि मैं कैसे बात करूँ। तो उसने मुझे बोला कि सर आप मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए। तो मैं चाहता तो सर इंटरवीन कर सकता था, बट सर कैसा है कि आज तो मैं कर लूँगा, मैंने यही सोचा कि आज तो मैं कर लूँगा, बट फ्यूचर में अगर उसको कभी कोई चीज़ अपने पेरेंट के साथ शेयर करनी होगी तो हर बार तो मैं या कोई दूसरा नहीं जाएगा ना उसके जगह पर। तो मैंने ना सर कुछ नहीं किया, मैंने उसको बस हिम्मत दी अपने बातों से और उसको समझाया कि शी शुड टॉक टू हर फादर डायरेक्टली और मम्मी के पास भी नहीं जाना। क्योंकि सर सबसे आसान तरीका क्या है, आपने और मैंने भी यही किया होगा, कोई अपने को कोई चीज़ चाहिए तो अपन ने मम्मी को जाके अपने सारे इमोशंस बता दिए, मम्मी जाके वो मैसेज जो है पापा वो कन्वे करेगी, पोस्टमैन है मम्मी। हाँ। तो मैंने उसको कहा कि तू ना यार तेरे पापा से डायरेक्टली बात कर, मुझे बिलीफ है कि तूने जिस तरीके से मुझे अपनी बात बताई खुलकर, अगर तूने ये सेम तरीके से अपने फादर को ये बात बताई ना, डेफिनेटली वो तुझे अंडरस्टैंड करेंगे। वो बहुत डरी हुई थी कि अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं मतलब ज़बरदस्ती यही कराएंगे। तो मैंने बोला देख, अगर तू बहुत बिलीफ के साथ मैं तुझे बोल रहा हूँ, अगर तू मेरे थ्रू या मम्मा के थ्रू जाएगी तो एक बार रिजेक्ट होने का चांस है। वो मम्मी को डांट देंगे या मुझे बोल देंगे फ़ोन पे कि नहीं सर आपका जो काम है आप वो कीजिए, आप बच्ची को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उससे बेटर है कि तू जाके तेरी बात उनको बोलो। और जिस बिलीफ कन्विक्शन के साथ तूने मुझे ये चीज़ बोली, मुझे कन्विंस किया कि सर आई एम नॉट मेंट फॉर बायोलॉजी, आई एम नॉट मेंट फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, उसी कन्विक्शन, उसी बिलीफ के साथ जा, उसी साफ मन के साथ जा, अपने फादर के सामने ये बात रख, वो 100% मान जाएंगे। तो बोलती क्या बात कर रहे हो सर, पक्का मान जाएंगे? बोला 100% मान जाएंगे। माने फादर? सर सेम नाइट को उसका मैसेज आ गया, सॉरी सर कल से नहीं आऊँगी आपके पास, मेरा काम हो गया सर, थैंक यू सो मच। फिर बाद में उसकी मम्मी पापा दोनों आए मेरे क्लासेस में, इतने बड़े सर आए और उन्होंने बोला कि सर आपका तो लॉस हो गया स्टूडेंट का, अब आपकी जो फीस थी वो भी आपको नहीं मिलेगी, काफ़ी बड़ा था। तो मैंने कहा कि सर फीस नहीं मिलेगी चलेगा, बट एटलीस्ट वो बच्ची का करियर बन गया। तो उसके फादर उस दिन, हाँ उसके फादर उस दिन बड़ा खुश होके गए, बोले आपको लाइफ में सर कहीं पर भी दूसरा ब्रांच खोलना हो, कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, आप मुझे एक कॉल कर देना। बिकॉज सर मैंने सिर्फ बच्चे को गाइड नहीं किया ना, मैंने वो फादर और डॉटर के बीच में जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप, उसको हटाने में बच्ची को थोड़ा पुश किया। एंड जो मैंने बिलीफ और कन्विक्शन दिखाया ना, तो उसको लगा कि अगर मैंने सर को कन्विंस कर लिया है, मेरे टीचर को कन्विंस कर लिया है, तो अपने फादर को तो कन्विंस करना आसान ही है ना, वो तो बचपन से देख रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने उसको भी समझाई थी उस टाइम पे कि अगर मुझ जैसा टीचर कन्विंस हो गया है एंड मैं तुझे खुद प्रमोट कर रहा हूँ कि यू गो एंड टॉक टू योर फादर, इफ़ ही इज़ नॉट अग्रीइंग टू यू, तो हम लोग खड़े ना पीछे, बट पहले आप जाओ। और मैं आपके शो के थ्रू बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये ना, नेवर एवर फाइंड अ मीडिएटर टू कन्वे योर फीलिंग्स और इमोशंस टू योर पेरेंट्स। आप जो फील कर रहे हो ना, आप खुद डायरेक्टली जाके उनको बोलो। एंड शायद थोड़ा टाइम ले, बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स भी बच्चों का ही भला चाहते हैं। ऑल दे वांट इज़ देयर किड्स टू बी हैप्पी। तो वो भी आपको समझेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, समझेंगे। बट अगर आप मीडिएटर मम्मी के थ्रू, चाची के थ्रू, चाचा के थ्रू, मामा के थ्रू जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रादर देन आप अपना विजन, आप अपनी चीज़ें, आप जो चाहते हैं लाइफ में, वो आप खुद उनको बताएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड सेम टाइम पे पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि जब आपका बच्चा इतना ओपनली आपके आगे आगे कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है,
कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए. अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट सही है, जायज़ है और वो उसमें अपना बेस्ट देगा तो आप डेफिनेटली उसको सपोर्ट कीजिए. ही माइट टेक टाइम. अगेन सर वो 3 इडियट्स का ही है ना कि फरहान उसमें कहता है ना कि क्या होगा पापा, गाड़ी छोटी होगी, घर 5 साल बाद लूंगा पर Yes. खुश तो रहूंगा ना. हाँ, मैं खुश तो रहूंगा. हाँ तो हैप्पीनेस मोर हाँ, इम्पोर्टेंट. वही सर, वही अगर उसको हम अडेप्ट कर लेना अपनी लाइफ में तो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी. अगर 2 लाइन में पेरेंट्स को और बच्चों को कुछ ऐसा बोलना हो जिससे दोनों के लिए बहुत स्मूथ हो जाए, पढ़ाई, प्रेशर सब निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस रह जाए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? सर बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड हार्डवर्क करो, ऑनेस्ट रहो अपने साथ, अपने प्रिपरेशंस के साथ. जो भी फील्ड में आप प्रिपेयर कर रहे हो जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. अगर आप ऑनेस्टली हार्डवर्क करोगे ना डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा. तो बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि यू नो हैव दैट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स. सर मैं हमेशा ना अपने बच्चों को जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं हमेशा उनको यही बोलता था कि है ना उनका सर मैं क्या बोलूँ, मैंने उनको गाइडेंस ही वैसा दिया था कि मैंने कभी ना उनको मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू कभी क्लासरूम में बोला ही नहीं कुछ. मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता था कि देख मैं तेरा सर हूँ, मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, मेरा 3 BHK का घर है, मैं चाहता हूँ कि तेरा 5 BHK का घर हो. मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद सिग्नल पे सबसे बड़ी गाड़ी तेरी रुके भाई. मैं चाहता हूँ कि मुंबई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में तेरा घर हो. तो सर ये इतना जब आप बच्चे को बोल देते हो ना इनफ हो जाता है. उसको ना एक विजन दिखने लगता है, उसको ना अपने ड्रीम्स दिखने लगते हैं. वो एक इमेजिन कर लेता है कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है. मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से उनको बताया सर कि जैसे आपने इंसिग्निया में मूवी देखा है सर. हाँ सर लास्ट ईयर है ना मैं मेरे पेरेंट्स को इंसिग्निया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ एंड देयर लाइफ उनको लेके गया था. अब वहाँ का सिस्टम बहुत सही है, मतलब ऐसा बैठे बैठे मूवी देखते हुए आप कुछ भी मंगा सकते हो, यू नो फ़ोन के थ्रू ऑर्डर कर दिया, ऐप के थ्रू ऑर्डर कर दिया, सब आपकी सीट पर आ रहा है. सीट भी एकदम मस्त है, बहुत एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है. कुछ नहीं सर, मैंने वही फीलिंग आकर ना जो मैंने फील किया वही मैंने क्लासरूम में बच्चों को बताया कि अरे अपना एक्सपीरियंस बताया कि कल पता है कल मैं हाउसफुल मूवी देख के आया, अपने पेरेंट्स को लेकर गया, यू नो खुद के पैसों से लेकर गया, खुद के हार्ड अर्न मनी से लेकर गया. मेरे पेरेंट्स को बड़ा मज़ा आया बड़ा. तो तुम लोग को नहीं चाहिए कि तुम लोग के पेरेंट्स भी ऐसे अच्छे जगह पे जाकर मूवीज़ देखे, तुम भी अच्छे जगहों पर अपना वेकेशंस मनाओ. तुमको ऐसा नहीं चाहिए कि अपना घर भी यार ऐसा हो, अपनी गाड़ी ऐसी हो, अपना इंटीरियर ऐसा हो. चाहिए ना? तो बच्चे खुद ही बोलते हैं हाँ सर चाहिए ना, ये तो चाहिए. तो वही चीज़ है ना, उनका एक मोटिवेशन, एक ड्राइव करती है बच्चों को, अलग ड्राइव करती है सर. कि जब आप उनको ये दिखाते हो ना तो उनको लगता है कि मेरे को ये सब करना है. और सर हो गया ना, अपना पर्पस ही ये था कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है. उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, हो गया. उस पर प्रेशर नहीं दिया. प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही फ़र्क है सर. अगर मैं आप पे प्रेशर दूंगा ना तो आपको चीज़ डिफ़िकल्ट लगने लगेगी, फिर आपका मन नहीं करेगा करने का. रादर अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दूंगा ना, बहुत एक और सिंपल एग्जांपल है सर कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारी फ़ीस को या हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारे एजुकेशन को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी पिकनिक्स को प्रेशर की तरह लेंगे तो क्या होगा? चिड़चिड़ करेंगे. कि अरे यार अब फिर तेरे क्लासेस की फ़ीस भरने आ गई, अभी फिर तुझे नया बैट चाहिए, अभी फिर तुझे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, पार्टी करने जाना है ना. तो सर ये अगर प्रेशर की तरह लेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. लेकिन हमारे पेरेंट्स उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो सेम चीज़ सर बच्चे को करनी है. वो अपनी पढ़ाई को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अगर लेगा ना कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इससे मेरा फ्यूचर बेटर होगा, मेरी फैमिली का फ्यूचर बेटर होगा, मैं अपने पेरेंट्स को एक बेटर फ्यूचर दे पाऊँगा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरा प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल रखा है, अब मुझे अपने साथ साथ उनका फ्यूचर भी बेटर बनाना है. सिंपल है, मेहनत कम करेगा तो सिर्फ खुद का फ्यूचर बना पाएगा, कैसे तैसे सर्वाइव करेगा, उसमें पेरेंट्स को वो लाइफ नहीं दे पाएगा. ऐसा है. तो मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि स्टडीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो, प्रेशर की तरह मत लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लोगे डेफिनेटली तुम फ्लरिश करोगे उसके अंदर, प्रेशर की तरह लोगे तो टूट जाओगे. ऐसा है. सो डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड टूवर्ड्स योर फैमिली. एंड पेरेंट्स को मैं एक सबसे बड़ा मैसेज दूंगा कि पिछले 10-15 दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और थ्रू आउट मेरी टीचिंग जर्नी करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया है सर, बच्चे को ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ किल करती है वो है कंपैरिजन. बहुत अभी सर रिसेंट में मैंने एग्जाम्पल देखे सर कि है ना, मतलब
पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे कि उसके बच्चे ने किस कंडीशन में पढ़ाई की, क्या चीज़ें, क्या डिफ़िकल्टी वो फेस करता था। हर बच्चे का डिफ़िकल्टी, अलग अलग डिफ़िकल्टीज बच्चा फेस करता है, हर बच्चे की जर्नी अलग होती है, हर बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। तो पेरेंट्स को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। डू नॉट कंपेयर योर किड्स विथ एनी वन। प्लीज़ मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे का रिजल्ट, उसकी सक्सेस को कंपेयर मत करो। दैट इज़ किलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इनसाइड। वो शायद आपको आके ये चीज़ नहीं बोल पाए कभी, बट बच्चे सर बहुत परेशान रहते हैं इससे, कंपैरिजन से। और मैं एक हाथ पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया तो मैंने खुद ही उनको जाकर ये चीज़ बोल दी कि आपके बच्चे ने तो कभी नहीं कंपेयर किया ना कि आपके पास स्कूटी है और उसके फ्रेंड के फादर के पास गाड़ी है। इमेजिन इफ योर किड स्टार्ट्स कंपेयरिंग यू लाइक दिस, सो क्या बीतेगी अपने पे। सो वही है, उस बच्चे ने भी जो भी उसके मार्क्स आए, परसेंटेज आए, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, उस मार्क्स को लाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। उस चीज़ को सर अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उसको कंपेयर करने लग जाएंगे ना, दैट इज़ किलिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम इनसाइड। क्या स्कूल्स और कॉलेज और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत मैटर करता है अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए, या फिर हम नहीं कर पा रहे उसके लिए वो ज़िम्मेदार होते हैं? अच्छी स्कूल होनी चाहिए या फिर अच्छी कॉलेज होनी चाहिए? डेफिनेटली सर, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं लाइफ में, बिकॉज सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। और स्पेशली सर स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा तो मैं बोलूँगा आपके फ्रेंड्स मैटर करते हैं। बिकॉज जिस किस्म के आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हो, जिनके साथ आप रहते हो, इवेंचुअली आपका थॉट प्रोसेस उनकी तरह होने लगता है। तो फ्रेंडशिप डज प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। सो दोस्त सही सोच समझ के बनाने चाहिए। और अगर पेरेंट्स आपको किसी फ्रेंड से दूर रहने बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को जानते हुए आपको वो चीज़ करने बोल रहे होंगे। सो उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि पेरेंट्स की बात मानना सही रहेगा बच्चे के लिए। ऐसा है सर हमने बच्चों के बारे में बात कर ली, हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ली। मेरे को आपके लिए एक सवाल है, आपका पर्सनल सवाल है मेरे लिए। सो आपने ऐसी कौन सी चीज़ आपकी फील्ड में सीखी जो आपको लगा कि आपको ये अनलर्न करना चाहिए अब? अनलर्न करना हाँ। चाहिए। ओके, तो मुझे पहले ना, जब मैं टीचिंग इसमें घुसा था, या ओवरऑल मेरे लाइफ का एक बिलीफ था कि है ना, लीनियर रिलेशनशिप रहता है हर चीज़ में। मतलब आप जितना हार्डवर्क करोगे उतने आपके मार्क्स आएंगे, जितने आपके मार्क्स आएंगे उतना अच्छा कॉलेज लगेगा, उतना अच्छा कॉलेज लगेगा उतना अच्छा जॉब मिलेगा और उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट ये जितना लीनियर और जितना सीधा और सिंपल प्रोसेस लगता है ना, उतना होता नहीं है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड मेसी प्रोसेस, बिकॉज उस जर्नी में जो भी चीज़ें आप गो थ्रू करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी अनलर्न कर ली थैंकफुली अपने लाइफ में, कि सब चीज़ें लीनियर, लाइफ कभी ऐसे सीधी सीधी नहीं चलेगी। लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, आपके अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे। तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि ये एक स्ट्रेट और सिंपल, जितना हार्डवर्क उतना मार्क्स उतना ये, बट ऐसा नहीं है। एंड इसलिए आजकल मैं अपनी काउंसलिंग में भी पेरेंट्स को यही बोलता हूँ। शायद कुछ साल पहले जो पेरेंट्स मेरे पास आए होंगे उनको मैं बोलता था कि नहीं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने ज़रूरी है। अब जो भी पेरेंट मेरे पास एडमिशन लेते हैं, हम उन बच्चों को, पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नोशन कि 14 घंटे 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलते हो तो 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी भी इनफ है, अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स जो आप बैठते हो। दैट इज़ मोर देन इनफ कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो एक ये जो चीज़ थी ना, मुझे लगता था कि जितना अपन हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स, उतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज, उतना ज़्यादा सक्सेस। तो ये लीनियर कभी चीज़ नहीं चलती। तो ये चीज़ एक है जो मैंने अनलर्न की, और मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि इसको अनलर्न कर दो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आने वाले 10 साल में आपको लगता है भारत से बहुत ज़्यादा एआई डेवलपर्स, जैसे कि हमारा इसरो बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो एजुकेशन जिस हिसाब से अभी है, तो आने वाले 10 साल में एआई में भी हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे? डेफिनेटली सर, आने वाले 10 सालों में नहीं, आने वाले 5 सालों में हम अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे। बट अगेन इट इज़ जस्ट अ टूल, इट इज़ जस्ट अ टूल दैट कैन हेल्प यू। इट विल नेवर एवर बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमन। तो ये एक चीज़ हमको याद रखना है कि एआई जो है वो आपको सप्लीमेंट कर सकता है,
वो आपकी जगह नहीं ले पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। अभी रिसेंट एक काउंसलिंग में एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ कि जहाँ पर पेरेंट जो था बहुत कंसर्निंग वे में आया, और उसका ये था कि अब हम उसके बच्चे से बातचीत करें एंड उसके बच्चे को थोड़ा जो है हम जानने की कोशिश करें कि क्या हो गया है, वाई इज़ द चाइल्ड बिहेविंग सो वियर्ड एंड सो स्ट्रेंज। तो हुआ ये सर कि बच्चे ने नया नया चैट जीपीटी डाउनलोड किया और बच्चा जो है ना अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर करने लग गया कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, व्हाट शुड आई डू, आई एम फीलिंग लो टुडे, व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू फील हैप्पीनेस, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हुआ ये सर कि एआई उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैंने बच्चे से बातचीत की तो पता चला उसके फ्रेंड्स वगैरह है नहीं, एंड घर पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो किसके पास जाए, किसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। आज उसका डे कैसा गया वो भी वो एआई को ही बता रहा था। अब सर एआई कैसा है ना कि आप उसको क्वेश्चन करो वो आपको आंसर वैसा आंसर देगा, देता आप रहेगा। फिर वापस जैसा प्रॉम्प्ट उसको दोगे ना वो वैसा आंसर देगा। एंड ऑफ द डे सर क्या होगा ना, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि लास्ट में ना एआई वही बोल देगा जो आप सुनना चाहते हो अल्टीमेटली, Exactly, बिकॉज अगर आप ज़्यादा exactly. प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो ना Yes, yes. तो वो लास्ट में आपको वही बोलेगा जो आप सुनना चाहते वो हो। आपको ही स्टडी कर लेता है। हाँ, वो आपको स्टडी करके वैसे आंसर दे देता है। सर एग्जैक्टली उस बच्चे के साथ भी यही हुआ कि उसको लास्ट में जो अपनी फीलिंग्स वो लिखता था एआई उसको वही रेसिप्रोकेट करके भेजता था कि येस आई फील योर पेरेंट्स आर वेरी बिजी, येस दे आर निगलेक्टिंग यू, येस दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, डोंट वरी आई एम हियर। सर हुआ ये कि 1 महीने में बच्चा डिस्टेंस हो गया फैमिली से, पूरा उसका EQ ड्रॉप हो गया, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल कनेक्ट विद द पेरेंट ड्रॉप हो गया। एंड ये इमोशनल जब चीज़ बच्चे ने लूज़ की तो नेचुरली उसका ध्यान पढ़ाई पर से भी कम हो गया, उसका बिहेवियर, उसका इंटरेक्शन ड्यूरिंग द लेक्चर, सब चीज़ें कम हो गई। तो ये सब कंसर्न पर जब हमने पेरेंट से बात की, पेरेंट से बात करने के बाद बच्चे से बात की, तो काउंसलिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें पता चली कि वो जो भी अपनी फीलिंग्स होती थी, जो भी वो दिन भर में फील करता था, जो भी उसको प्रॉब्लम्स होती थी, जो वो चीज़ें जो नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं वो एआई के साथ शेयर करता था। ऐसा है। तो डिड इट हेल्प द किड? द क्वेश्चन कम्स हियर, डिड इट हेल्प द किड? चलो एआई है ना, डिड इट हेल्प द किड? नो। नो। कैसे उसने हेल्प किया ना उसको, वो तो डिस्टेंस कर दिया उसको उसने फैमिली से। उसको उसके जो प्रॉम्प्ट्स थे जो वो एआई को देता था उससे उसको एक बिलीफ सिस्टम आ गया अंदर कि हाँ मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं हूँ अकेला, मेरा कोई नहीं है। ऐसी चीज़ें उसके माइंड में सेट होने लग गई थी, विच इज़ नॉट राइट एट द एज ऑफ 16-17 बच्चे के माइंड में ये बैठना। ठीक है, काउंसलिंग से उसको काफ़ी हेल्प हुई। अब पेरेंट्स को भी हमने सजेशन दिया कि आप चालू लेक्चर में आ जाइए, भले ही आप दोनों वर्किंग है, आप संडेज़ को आ सकते हैं, संडे को हम क्लास रखते हैं, आप संडे को चालू लेक्चर में, डोंट सी द टाइम, आप आ जाइए। सो वॉट दिस विल डू इज़ दिस विल मेक द चाइल्ड फील के माई पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन माई स्टडीज़, वो आ रहे हैं, वो सर से बात कर रहे हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट मी। बच्चे के साथ बाहर जाइए, उसको मूवी दिखाइए, उसको जिम ज्वाइन करना है, उसको क्रिकेट सीखना है, जो चीज़ उसको करनी है आप वो चीज़ उसको कराओ, एंड जितना हो सके उसके साथ टाइम बिताओ आफ्टर वर्क। कभी ऐसा हुआ है सर कि आपने कोई आंसर पढ़ाया बच्चों को और बच्चा दूसरे दिन एआई से क्वेश्चन का आंसर निकाल के आके बोलता है सर आप तो जो किताब से पढ़ा रहे हो वो आंसर अलग है, ये आंसर अलग है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत से बच्चे सर ये गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, एंड तुरंत एज टीचर्स हम लोग को पता चल जाता है कि आज जो इसने आंसर निकाला है वो एआई से निकाला है। बिकॉज सर हमें पता होता है ना कि हमने कितना सिखाया है, एंड एट द सेम टाइम हम रोज़ बच्चे के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि उसको भी कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। तो जब उसको ज़रूरत से ज़्यादा आने लगता है Okay. तो दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि ये कहीं से गूगल करके, गूगल तो आजकल बच्चे कर नहीं रहे, चैट जीपीटी से ही पूछ कर आया है। तो एस किताब के जो बहुत पुराने और बहुत पहले की जो किताबें हैं और उसी का सेम क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो चैट जीपीटी अलग लैंग्वेज में देता है या कि जो किताब में आंसर है वही देता है? सर वो किताब के आंसर को अपनी लैंग्वेज में देता है, थोड़ा मॉडिफाइड अलग, करके हाँ, देता थोड़ा है। सा मॉडिफाई करके उसको तो देता है। ज़्यादा वर्क क्या करता है, वो किताब वाला या फिर ये? सर ज़्यादा वर्क हमेशा या तो किताब वाला वर्जन करेगा या आपके टीचर जो आपको समझा रहे हैं वो वर्क करेगा। नहीं, एग्जाम में क्या सबको मतलब दोनों में से किसको मोस्ट प्रेफरेबल रखा सर जाता है? ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक। राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट बुक कोई भी एग्जाम हो सर, कोई भी बोर्ड हो, इनफैक्ट अगर कहीं मिस प्रिंट भी हुआ है
तो भी वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वही आंसर लिख के आओ, ऐसा है। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक ही आपको सही ये मार्क्स ला कर देगा, ऐसा है। मेरे ना दोस्त है और उनके पेरेंट्स भी ऐसा था कि उन्होंने उनके मार्क्स आए, रिजल्ट आया तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे, बट फिर पता नहीं थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो एकदम ही ऐसा चिढ़ने लगे कि तेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए वगैरह। सो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कुछ? अब आप देखो क्या होता है कि बच्चे के नंबर जो भी आए XYZ, लेट्स से आपके बच्चे को 95 92 आए और उसके क्लास में 93 वाला भी है, 94 वाला भी है, 95 96 वाला भी है, बट स्टिल यू वर हैप्पी कि आपके बच्चे को 90 आ गए। अब सर आपको मान लो कि पता चलता है कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड था या आपका कोई बैचमेट था, उसका भी बच्चा वही क्लासरूम में पढ़ता है एंड उसके नंबर आपके बच्चे के नंबर से ज़्यादा आ गए, तब ना आप वो 5-6 जो आगे थे पहले से उनको भूल जाते हैं। एंड ये जो आपके बच्चे के नंबर आपके फ्रेंड के बच्चे से कम आए, वो सर आपका ईगो हर्ट करता है। आपकी कोई ईगो बैटल रही होगी उनके साथ, वो आपको यहाँ पर जो है ना बच्चे के ऊपर निकाली जा रही है, ऐसा है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना, कि पेरेंट को बच्चे के 5 दोस्त से कम आ गया, बच्चे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फ्रेंड के दोस्त से मेरे बच्चे को कम कैसे आ गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था। ये बात से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स को आजकल, ऐसा है। सो माय क्वेश्चन टू सच पेरेंट्स हमेशा यही रहता है कि आपको अपने बच्चे को कम आया इससे प्रॉब्लम है या दूसरे को ज़्यादा आ गया इससे प्रॉब्लम है। पर बात यही है ही नहीं ना कि बच्चे को कम आ रहा है, उनको ऐसा है कि उसके दोस्त के बच्चे को ज़्यादा कैसे आ जाए यार। हाँ यही है, तो यही और है। उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर बनने लगता है कि अभी तो पापा एकदम खुश थे, ये कैसे हो गया। एग्जैक्टली ये कुछ टाइम पहले तक पापा का रिएक्शन नॉर्मल था, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज प्रेजिंग मी माई हार्ड वर्क, एंड नाउ सडनली ही इज क्वेश्चनिंग माई इंटेलिजेंस। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो भाई बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है ऐसे केस में फादर और द मदर और बेसिकली द पेरेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव टू कंपेयर आवर किड्स टू एनीबडी, ऐसा है। हम अक्सर हेडलाइंस में, मूवीज़ में और सुनते हैं छोटी छोटी हर सोशल मीडिया न्यूज़ पे कि बच्चों ने प्रेशर के चलते अपने आप को ख़त्म करने का या ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कुछ डिसीजन ले लेते हैं। तो कहाँ तक बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों पे क्यों बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा हमारा वो मोड में घुस रहा है, तो वो बच्चों को कैसे पता चले, पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बन रहा है तो ये कोई गलत डिसीजन ना ले। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज़ एकदम हैप्पीली रहे, अगर वो फेल भी हो जाता है, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है तो भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सर टीचर्स को क्या करना चाहिए? सर एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर मुझे जानना है कि मेरे बच्चे के दिमाग में ऐसी कोई गलत बात आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इंटरैक्शन। उसका दोस्त बनना ज़रूरी है। इंटरैक्ट करना पड़ेगा सर, और इंटरैक्शन रिजल्ट डे पे नहीं होना चाहिए पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में। इंटरैक्शन साल भर होना चाहिए। आप साल भर अपने बच्चे से बात कीजिए, आप उससे पूछिए उसको कैसा फील हो रहा है, उसकी स्टडीज़ कैसी चल रही है, उसका मॉक टेस्ट है या उसके टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं कैसे आते हैं, आप उसको मोटिवेट कीजिए। जस्ट गेट टू नो योर चाइल्ड बेटर। सर इतना कर लिया ना अगर किसी पेरेंट ने 365 डेज, सर मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूँ आज के दिन कि आप 365 डेज ना 365 डेज आप अपने बच्चे को प्यार से उठाइए। सुबह में मॉर्निंग रूटीन आप फिक्स कीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं तो आप उसको बहुत प्यार से उठाइए। आप उसको उसके स्कूल कॉलेज क्लास जहाँ पर भी हो जाता है उसके लिए आप उसको रेडी कीजिए, ठीक है। शाम को जब वो आए या जब भी आप उससे नेक्स्ट मिले, आप उससे पूछिए उसका दिन कैसा था, क्या उसने पढ़ाई की, कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई। और सर आप अगर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेली पढ़ाई करे, डेली स्कूल क्लासेस कॉलेज जाए, डेली सब चीज़ करे, सर अपना भी एक रोल बनता है एज अ पेरेंट कि उसे मैं प्यार भी देना ज़रूरी है। हाँ सर, कि मैं भी उससे डेली इंटरेक्ट करूँ, मैं भी उससे डेली ये चीज़ें पूछूँ। अगर सर ये चीज़ आपने कंसिस्टेंटली 365 डेज कर ली ना सर, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको मन में ये सवाल आएगा ही नहीं, आपके बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा एंड आपका बच्चा कभी नेगेटिव ट्रैक पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर आप साल भर इंटरेक्ट कर रहे हो ना उससे। आजकल के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके फ्रेंड्स है, उनके टीचर्स है या वो अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड है, बट नहीं सर, डीप डाउन में मेरी बच्चों से जितनी इंटरेक्शन होती है
उनका फ्यूल, उनका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट अगर बोल देगा कि हो सकता है, तो बच्चे के मन में एक बिलीफ आ जाता है कि नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है ना सर, तो हो जाएगा, मेरे पापा कह रहे तो हो जाएगा। और ऐसे बच्चों का सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। और जब जहाँ पर पेरेंट क्वेश्चन करने लगता है, जब बच्चों से बात होती है काउंसलिंग में, पता चलता है कि यार पेरेंट ने ऐसा ऐसा बोला है कि यार तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे, तेरे से नहीं हो रहा है, तो वो बच्चा सर डीमोटिवेट हो जाता है। ऐसा है। तो पेरेंट्स आर लाइक वेरी बिग पार्ट। और हम तो क्लासेस में जब फर्स्ट डे पेरेंट एडमिशन लेता है ना, तो हम उसको बताते कि वी हैव टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। सो 1 साइड आपका स्टूडेंट है, सेकेंड साइड हम है, तो थर्ड साइड आप भी हो। आपका रोल सिर्फ इतना नहीं है कि आपने फीस भर दिया और हो गया, पैसे भर दिए हो गया। आपका रोल सिर्फ उतना लिमिटेड नहीं है। अगर आपने अपने रोल को साल भर सिर्फ उतने तक लिमिट करके रखा है, एंड देन आप रिजल्ट वाले दिन उठ के ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना, तो फिर बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज उसके मन में भी कहा जाता है, साल भर कहाँ थे, ऑब्वियसली साल भर नहीं पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, साल भर नहीं पूछा ला तेरा मॉक टेस्ट का पेपर दिखा, मैं देखूँ तेरे कितने नंबर आ रहे, क्यों कम आ रहे, चल मैं तेरे सर से चल के बात करूँ। साल भर आप कहाँ थे? ऐसा कोई पेरेंट आता है मेरे पास, मैं तो उसको सेम पूछता हूँ, आप साल भर कहाँ थे? जब आपका बच्चा इधर रो रहा था ना अकेले में, तब हम ही उसको संभाल रहे थे। उसको बोला घर पे बता, तो उसको पता था कि घर पे बताएगा तो उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, वैसा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और मैं भी है ना, मतलब सारे बच्चों से ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, और एक पेरेंट्स के हिसाब से भी एक बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चे लोगों को आप लोग फेल हो गए, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। भगवान ने बहुत सारे अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं। पेरेंट्स आप भी याद रखिए कि बच्चों को आप जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहीं जा सकता है वो और कहीं जा नहीं सकता। जो एजुकेटेड है उसके लिए भी एक रास्ता है, जो फेल हुआ है उसके लिए भी एक रास्ता है, और जो पढ़ाई नहीं कर पाए, दुनिया में सक्सेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है हैप्पीनेस से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। और हमारे अपनों के साथ हम खुश हैं ना, तो उससे बड़ी ज़िंदगी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, मैंने देखा है कि जब बच्चा खुश रहता है ना, अलग उसका परफॉर्मेंस अलग रह जाता है सर, एकदम अलग। ऐसा है। तो बच्चे की खुशी, बच्चे का कॉन्फिडेंस, और उसमें सर ये दोनों चीज़ों में पेरेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ना सर एज पेरेंट्स मैंने देखा है कि पेरेंट्स खुद ही अपना रोल बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। उनको लगता है इसको क्या, अभी मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, ये खुद से कर रहा है। वो खुद से कर रहा है बिकॉज आप समझिए कि आपने उसको उस लायक बनाया था 15-16 साल की, अब वो खुद से सब झेल पा रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया उसकी लाइफ से, या आपका पार्टिसिपेशन कम रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एज पेरेंट अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उसकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, जस्ट क्वेश्चनर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी CBI इंक्वायरी कर लीजिए, बट क्वेश्चनर कीजिए, उससे इंटरेक्ट करते रहिए कॉन्स्टेंटली। जस्ट फाइंड वेज टू इंटरेक्ट विद किड्स, गेट देम अलॉन्ग विथ यू। तो वो एक बहुत ये रहता है। एंड जितना मतलब जहाँ भी आपका बच्चा जाता हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता हो, जो भी वो फील्ड में हो, अगर वो स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, जस्ट गो टू हिज प्रैक्टिस सेशंस, जस्ट सी कि वो प्रैक्टिस में कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके कोचेस से बात कीजिए। अगर आपका बच्चा एजुकेशन में है तो आप उसके क्लासेस जाइए, आप उसके कॉलेज जाइए, जस्ट एज अ रैंडम विजिट आप कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपका बच्चा उस समय क्लास में मौजूद हो। एक ना वो बच्चे को जब फीलिंग आ जाती है ना सर कि मेरा पेरेंट मेरे साथ है, या ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट माई स्टडीज, उसका इनपुट बहुत बढ़ जाता है। ऐसा है सर। मेरे पास ना एक थियरी है कि मेरे को बताना ये सही है कि नहीं, कि कभी कभार ना जनरेशन गैप भी मैटर करता है, कि पेरेंट्स वो चीज़ें को लेके सोच ही नहीं पाते कि ये चीज़ बच्चों के साथ हो रही है या नहीं हो रही है करके, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ें हो चुकी है और उन्होंने भी वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया करके, उनके पेरेंट्स ने भी। सो कभी कभार बच्चों पे भी वो वैसे ध्यान नहीं देते, कि वो वैसे ही चलता रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया था तो भी हमने कुछ कर लिया, तो ये भी कुछ कर लेंगे वैसे करके। हाँ, ऐसा होता है कि मतलब ये सारी डिफ़िकल्टीज़ तो हमने भी फेस की, बट फिर भी वी केम आउट ऑफ दिस। तो बट ऐसा नहीं है, वक्त बदल गया, एक्सपीरियंस उनका अलग था, उस ज़माने में कंपटीशन अलग था, सब चीज़ अलग थी। आप सोचो ना, अभी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो अभी ही क्यों हो रहे? बिकॉज अभी का माहौल अलग है। अपने पेरेंट्स को भी हुआ होगा शायद, ऐसा नहीं है नहीं हुआ होगा, बट उस टाइम का माहौल अलग था, उस टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ अलग थी। अभी का माहौल, अभी की अपॉर्चुनिटीज़ अलग है। ऐसा है। एंड उस ज़माने में कैसा था कि शायद हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगी होगी इन दिस एजुकेशन प्रोसेस, बट अभी लगती है। क्यों लगती है सर, आप मुझे बताओ ना। तो हमारे दादाजी ने तो कभी हमारे पापा को नहीं बोला होगा ना कि यार तेरे नंबर कम आ गए।
है ना, हमारे पापा ने जो किया किया, ठीक है, लेकिन अब हमारे पापा तो हमको ये क्वेश्चन कर रहे कि तेरे नंबर कम आ गए. सो सर बेसिकली मेरा ओवरऑल बोलना यही है कि अगर आप अपने बच्चे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको भी उतना इनपुट देना पड़ेगा. जस्ट गिविंग हिम और हर द बेस्ट एजुकेशन, उसको अच्छी स्कूल में डाल देना, बेस्ट स्कूल में डाल देना, बेस्ट क्लासेस में डाल देना, महंगे क्लासेस में डाल देना, अच्छे क्लासरूम में बिठा देना, आपका फ़र्ज़, आपका रोल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर एंड नहीं होता है. इट्स जस्ट द बिगिनिंग. जैसे बच्चे के लिए वो एक बिगिनिंग है ना, वैसे पेरेंट के लिए भी वो एक बिगिनिंग है. हर साल एक नया साल है. आपको आपके बच्चे के साथ खड़े रहना पड़ेगा. बेस्ट देने से बेटर बेस्ट निकालना ज़रूरी है. हाँ, बेस्ट निकलवाना पड़ेगा बच्चे से. Yes. ऐसा है. तो हम लोग तो सर यही पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, उससे बातचीत करते रहिए, हो सके उतना उसको खुश रखिए, अच्छा माहौल दीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए. सर एक धमाकेदार कलाकारी रैपिड फायर हो जाए. श्योर सर. रेडी? आपको हर आंसर के लिए 3 सेकेंड ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे. आपको फास्ट बोलना है बिना सोचे. मार्क्स या नॉलेज? नॉलेज. एक बुक जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी. सीक्रेट. सरकारी नौकरी या खुद का स्टार्टअप? सरकारी नौकरी के बाद खुद का स्टार्टअप. डिग्री या टैलेंट? डिग्री विद टैलेंट. यूट्यूब या क्लासरूम? क्लासरूम. होमवर्क होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए. सबसे बेकार सब्जेक्ट जो स्कूल में आपको लगा था यार ये क्या पढ़ा रहे हैं यार? फिजिक्स. मार्क्स इंपॉर्टेंट या क्रिएटिविटी? मार्क्स. बिकॉज क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए मार्क्स चाहिए. AI ऐप्स जेमिनाई और चैट जीपीटी? चैट जीपीटी. ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस. फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच? फर्स्ट बेंच. एक स्किल जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? हाउ टू गेट ओवर थिंग्स क्विकली इन लाइफ. कॉलेज की कैंटीन या लाइब्रेरी? कॉलेज की कैंटीन. AI से डर लगता है या एक्साइटमेंट होती है? एक्साइटमेंट. एक स्किल जो स्कूल में होना ज़रूरी है? स्कूल में एक स्किल जो होना ज़रूरी है. ऑप्शंस नहीं. No options. ऑप्शंस. ओके. सब सही चल रहा है इंडियन स्कूल्स में आई गेस. स्कूल का सबसे यूजलेस सब्जेक्ट? यूजलेस सब्जेक्ट कंप्यूटर. पेन या लैपटॉप? पेन. आज स्टूडेंट्स ज़्यादा स्मार्ट है या डिस्ट्रैक्टेड है? दोनों स्मार्ट है और डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत है. उनकी स्मार्टनेस को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है. सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? पैसा या मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ. पीस. मेंटल पीस. So we end up with a rapid fire. Thank you so much, sir, so much for joining us. It was a pleasure with you. सेम ईयर सर, सेम ईयर. बहुत मज़ा आया. So guys, finally first podcast. It's end up now. Not end up. It started. बहुत जल्द हम बहुत सारे नए नए पॉडकास्ट लेके आएंगे नए नए गेस्ट के साथ. सो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट यहीं तक था. बहुत ज़्यादा मज़ा आया पॉडकास्ट में. प्रोफेसर सौरभ शर्मा जिनके थॉट्स और प्रोसेस पढ़ाई के लेके बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हो हमें आज सीखने मिले. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. आप लोगों के साथ में बने रहिएगा. तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना कलाकारी टॉक्स को.